तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास ओआरएस में स्वागत है। तो आज का जो है सीटेड में हम हिंदी सॉल्व करने वाले हैं, यूथ कंपटीशन का हिंदी सॉल्व करने वाले हैं। जो कि हमारा इससे पहले मैंने आपको बाल विकास जो कि कल प्रैक्टिस सेट में मैंने सॉल्व करा दिया था। तो आज देखिए, आज हमारा जो है हिंदी भाषा फर्स्ट और आपका शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछ रहा है कि क्या कह रहा है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। क्या, ध्यान से देखिए कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो ऑप्शन पहला कह रहा है कि भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय और अवधि पर, समस्याओं के कारण को सही पहचान पर, या डी कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कमी के कारण सही पहचान पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जो छात्रों को अपनी वास्तविकता स्थिति को ज्ञान प्रदान करती है और ये आपकी क्रियाओं द्वारा अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक योग्यता के दिशा को ओर अग्रसर करती है। शिक्षण के इस विधि द्वारा समस्याओं के कारणों को पहचान कर उन्हें समाप्त कर दिया जाता है और अधिगम कार्य आपका समुचित ढंग से चलता है। फिर देखिए, आपका 32 नंबर क्या पूछ रहा है। भाषा शिक्षण में आपका पाठ्य पुस्तक क्या है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो एकमात्र साधन है, साध्य है, साधन है, यह आपका अनावश्यक है। तो भाषा शिक्षण में आपका पाठ्य पुस्तक क्या है 32 नंबर में? ये आपका क्या है? तो साधन है। क्या? तो साधन है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक एक साधन होता है। धातव्य आपके त्रियामी शिक्षण में बालक, शिक्षक एवं पाठ्य सामग्री शामिल होती है। फिर देखिए क्या कह रहा है 33 नंबर। हिंदी के कक्षा में प्राय हिंदी तर भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, या हिंदी सीखने के प्रति उनकी अरुचि होती है, या सी कह रहा है कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या डी कह रहा है कि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में आपका अंतर होता है। क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आपकी हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होता है क्योंकि आपकी हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, इसलिए प्रारंभिक कक्षा में बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। फिर देखिए 34 नंबर है। कहानी सुनाने से क्या होता है? कहानी सुनने से क्या होता है? तो बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, या बच्चे अनुशासित होते हैं, या डी कह रहा है कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो 34 का आपका कौन सा हो जाएगा? तो 34 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि देखिए, आपका हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण 34 नंबर है। हाँ, 34 नंबर है, एक मिनट। कि देखिए क्या कह रहा है कि कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति एवं आपकी चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनते समय बच्चे आपकी सोचना शुरू करते हैं, इससे उनकी बुद्धि की कल्पना शक्ति आपकी विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर 34 का डी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्या कह रहा है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो ऑप्शन पहला है अपने अनुभव को लिखना, या श्रुत लेख है, या पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है, या सुंदर लेख का अभ्यास है। तो बच्चों को लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि आपकी बेहतर हो सकती है? तो कौन सी? तो आपका ऑप्शन नंबर है अपने अनुभवों को लिखना। कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए उनको अपने निजी अनुभवों को लिखने का कार्य आपका बेहतर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि 36 में बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्यों? कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, या बी है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, या डी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या डी है मधुर वाणी। तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसमें भी हो जाएगा। कि देखिए ये हो जाएगा। क्या कह रहा है कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकता है। बोलना एवं कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता आपकी महत्वपूर्ण आपका उद्देश्य है।
37 नंबर क्या कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, या बी कह रहा है बच्चों की भाषा को संचार साधनों का प्रभाव से मुक्त रखना, या सी कह रहा है भाषा संसाधनों का अभाव है, या डी कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित राजनीतियाँ तय करना। तो 37 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है कि आपके बहुभाषिक कक्षा शिक्षण में आपके उचित राजनीतियाँ तय करना, और भाषी कक्षा भाषा अधिगम में एक समृद्धशाली साधन के रूप में होती है जिसकी अधिकतम उपयोगिता एक कुशल शिक्षक का विशिष्ट गुण होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है 38 नंबर, एक समावेशी क्या कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो कौन सा हो जाएगा? तो पहला कह रहा है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, या बी कह रहा है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है, या सी कह रहा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, या डी कह रहा है कि व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों को भाषा विकसित शीघ्रता से होती है। तो बिल्कुल सही है कि आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियमों से सीखने से बच्चों को जो है भाषा का विकास शीघ्रता से होता है। यह कथन आपका सिद्धांतों से प्रतिकूल है, क्योंकि समावेशी विद्यालयों में आपके विद्यार्थी होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा विचारों को अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। फिर देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर क्या पूछ रहा है कि एक बहुसांस्कृत कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो ऑप्शन पहला कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना है, या बी कह रहा है कि बच्चों को व्याकरण सिखाना है, या सी कह रहा है कि स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना है, या डी कह रहा है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना है। तो देखिए बिल्कुल आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, या बी कह रहा है कि वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ कराना, सी कह रहा है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, या डी कह रहा है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। कौन सा हो जाएगा 40 का? तो 40 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि आपका स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना एवं विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना शिक्षण का उद्देश्य के अंतर्गत आपका आता है। फिर 41 नंबर क्या कह रहा है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए कह रहा है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, या बी कह रहा है बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या सी पूछ रहा है गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, या डी कह रहा है कि गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो गृह कार्य के बारे में आपका कौन सा कथन उचित है? 41 नंबर। तो आपका कौन सा कथन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि देखिए गृह कार्य बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार ही दिया जाना चाहिए, अन्यथा बच्चों को क्षमता दबाव के कारण आपकी प्रभावित होती है। फिर देखिए क्या कह रहा है 42 नंबर कि भाषा के अभिव्यक्तम कौशल है। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? तो ऑप्शन है सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, या सुनना पढ़ना। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? तो बोलना और सीखना। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल विकास लिखना है, क्योंकि मानव अपनी भावनाओं को बोलकर या लिखकर ही अभिव्यक्त करता है। ठीक उसी तरह सुनकर एवं पढ़कर विचारों को ग्रहण किया जा सकता है। 43 नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में अर्जित कर लेंगे,
ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। आगे ऑप्शन में बढ़ते हैं। या बी कह रहा है, देखिए बी क्या कह रहा है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आपका सी हो जाएगा क्या, कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास से ही भाषा सीखने में आपकी सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 43 का करेक्ट हो जाएगा। बाकी 44 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। 44 पूछ रहा है कि जो है भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। ये तो आपका नहीं होगा। फिर भी पूछ रहा है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल के क्रम ही सीखते हैं, तो क्या होगा, ये भी है जो आपका हो जाएगा, ये भी रोंग हो जाएगा। फिर कि देखिए सी नंबर कह रहा है भाषा के चारों कौशल परम्पर अंतर संबंधित हैं क्या। तो बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जी सी है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपके भाषा के जो चार विकल्प हैं आपके, वह है कौशल है, सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना परस्पर आपके अंतर संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 45 नंबर क्या पूछ रहा है, पाठ में दिए गए चित्र का क्या उद्देश्य है। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, ये नहीं होगा। कि चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने के प्रचलन है, ये आपकी कोई बात नहीं हुई। डी कह रहा है कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में सहायक होता है, तो बिल्कुल सत्य है। जो आपका देखिए पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है कि अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में यह जो है आपका सहायक होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 46 से 51 तक कितना, 46 से 51 तक कविता को पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपका, अब ना गहरी नींद में सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें न जाने दूंगा, अरुण उदयचल सीजन सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे हो तुम, साधनों से मिलकर साधनों से सिहर कर मुड़ते रहे रहे हो तुम। फिर देखिए क्या कह रहा है कि अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, अब आज धरती पर बरसने आ रहा हूँ। तो ये किसकी कृति है, तो आपकी सोहनलाल द्विवेदी की। किसकी, तो सोहनलाल द्विवेदी की। तो आपका देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है। तो गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या पूछ रहा है, तो मृत्यु को प्राप्त होना है, परिश्रमी होना है, बेखबर होना है या चिंता युक्त होना है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, तो बेखबर होना है। गहरी नींद का होने का मतलब क्या है, तो आपका बेखबर होना है। फिर क्या कह रहा है, कभी लोगों को कहाँ जाने, क्या कह रहा है देखिए, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, गद्यांश में क्या कह रहा था। तो ऑप्शन है पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता हो या पतन की राह पर। तो देखिए पढ़ते ही पता चल गया, जो कवि है वह कभी नहीं चाहता कि लोग जो है वह पतन की राह पर चलें। फिर देखिए 48 नंबर क्या पूछ रहा है, कवि किस तरह के अभिव्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। तो ऑप्शन है जो अत्यधिक प्रेरित है, या जो बहुत परिश्रमी है, या जो जीवन को कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, या जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर सी पढ़ते ही पता चला कि जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, ऐसे व्यक्तियों को कवि आपको संबोधित कर रहा है। फिर 49 नंबर है कि कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। कवि जो है लोगों को क्यों जगाना चाहता है। तो ऑप्शन है ताकि लोग गीत सुन सकें, या बी कह रहा ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वह प्रगति पथ पर आगे बढ़ सके, या सुबह हो गई है, या कवि का दायित्व है। तो देखिए पढ़ते ही आपको पता चल रहा होगा कि जो है ऑप्शन नंबर बी, कि मनुष्यों में, जो कवि लोगों को इसलिए जगा रहा है कि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वह जो है प्रगति के मार्ग पर और पथ पर आगे बढ़ सकें।
फिर देखिए क्या आ रहा है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन में है श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो देखिए इसी प्रकार का आपका गद्यांश आएगा और प्रत्येक गद्यांश से आपको 5 उत्तर देना पड़ेगा। कितना? तो आपको 4 या 5 आपके उत्तर पूछेगा। अगर आपने ये कर लिया तो ये समझिएगा आपके बल्ले बल्ले हैं। और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका उत्तर दीजिए। ये बिल्कुल इजी स्टेप होता है आपका गद्यांश पढ़कर उत्तर देना। क्या पूछ रहा है? अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 50 नंबर है। तो आपका कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। फिर देखिए क्या कह रहा है, कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो हर्ष है, कोलाहल है, आकाश है या जागृति है। तो पढ़ते ही देखिए जागृति निकल के आए कि नहीं, कि कभी जो है लोगों को क्या करना चाहता है, जगाना चाहता है। क्या? तो कभी जो है लोगों को जागृत करना चाहता है। फिर देखिए एक गद्यांश और दे रखा है, यानी 52 से 60 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसी प्रकार से आपको देखिए इसमें आपको 8 क्वेश्चन, क्या आपको देखिए 52 से 60 यानी आपको 8 प्रश्न एक ही में आपके गद्यांश में मिल रहे हैं। तो इसी तरह से आपको देखिए आपके गद्यांश आएंगे। गद्यांश को अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो आप समझिए कि आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्या कह रहा है देखिए, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी है, लेकिन एक जगह लिख दिया है सफाई वगैरह की। क्या? तो गांधी जी प्रत्येक डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है कि कताने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उनकी टिप्पणी लिखी जाए, बगैर का उपयोग नहीं चाहिए, डायरी में बगैर शब्द का कोई स्थान नहीं है। फिर देखिए क्या कह रहा है, जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा, जो बातें हुई हों वह लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी की विद्या का पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है। इस इबादत करने से विद्या हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटे बड़ी घटनाओं का निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। फिर क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। यह गांधी जी की एक रोचक संस्मरण है। तो देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ था। तो उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। यह भी कह रहा है मनु ने डायरी में कताने की गति का हिसाब लिखा था। या सी कह रहा है कि उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। या डी पूछ रहा है उन्होंने डायरी में बगैर शब्द का प्रयोग किया था। तो कौन सा 52 का हो जाएगा। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि देखिए कि मनु को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब वह उसने अपनी डायरी में बगैर से शब्द का जो है वह प्रयोग किया था। ये गद्यांश में हमने अभी अभी पढ़ा है। आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग ही जो है वह प्रश्नों के उत्तर देना है। फिर देखिए क्या कह रहा है, गांधी जी ने बगैर शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। तो ऑप्शन है बगैर शब्द की जगह आदि आदि शब्द का प्रयोग सही होना चाहिए। या कह रहा है बी कि गांधी जी चाहते कि सही भाषा का प्रयोग हो। या सी कह रहा है कि बगैर शब्द में कार्य और विचार की अस्पष्टता नहीं है। या डी कह रहा है कि वह चाहते थे कि बातों का ज्यों का त्यों लिखा जाए। तो 53 का कौन सा हो जाएगा। तो देखिए सी हो जाएगा, बगैर शब्द का कार्य विचारों को अस्पष्टता आपका नहीं होगा। 54 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर, इसके बाद हमारा क्या है, तो इसके बाद अंग्रेजी है, इसके बाद फिर आपका संस्कृत है। 54 नंबर है, हाँ 54 नंबर है आपका। देखिए क्या कह रहा है, गांधी जी ने डायरी लिखने की इबादत करने जैसा क्यों कहा। तो देखिए दोनों में समय लगता है, या दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं। या सी कह रहा है दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। या डी कह रहा है दोनों में सच्चाई और ईमानदारी है। तो गांधी जी ने डायरी लिखने की इबादत करना जैसा क्यों कहा है। तो देखिए क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। और गांधी जी ने डायरी लिखना इबादत करना जैसा बताया है कि उनका कहना कि डायरी लेखन से व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी कमियों को स्पष्ट करता है, उसके पश्चाताप करता है। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति की प्राप्त होती है। फिर देखिए 55 नंबर क्या कह रहा है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
ऑप्शन ए कह रहा है इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और वह स्वयं मूल्यांकन भी करता है। या बी कह रहा है इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब करता है। या सी कह रहा है गांधी जी ने इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। या डी कह रहा है इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। तो डायरी लिखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन का आपका पहला हो जाएगा, या आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि डायरी लिखना व्यक्ति के लिए आपका सर्वथा महत्वपूर्ण होता है। इससे व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है और अपने कमियों को आपका विश्लेषण करता है, साथ ही साथ सुधारात्मक उपाय भी करता है। यही आपका डायरी की क्या है, तो पवित्रता है। फिर क्या कह रहा है देखिए 56 नंबर कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो ऑप्शन है हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। या बी कह रहा है लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, या लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। या सी कह रहा है कि डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचारों में किस दिशा में जा रहा है। या डी कह रहा है हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि देखिए गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर इस पर हस्ताक्षर करते थे ताकि वह यह देख सके कि व्यक्ति अपने कार्य एवं विचारों में किस दिशा की ओर प्रवृत्ति हो रहा है। तो गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करते थे। वह यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचारों में किस दिशा की ओर आपका प्रवृत्ति हो रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है 57 नंबर, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन में है द्वंद्व है, अव्ययभाव समास है, द्विगु है, या तत्पुरुष समास है। तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। आपका देखिए आपका प्रतिदिन में आपका अव्ययभाव समास है। तो यह अव्ययभाव समास होते क्या हैं? जिस समास का पहला पद आपका क्या होता है? तो अव्यय तथा प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे आपका प्रतिदिन हो गया, पूर्व पद आपका प्रति है और उत्तर पद आपका आपका क्या है? तो पद है। फिर देखिए 58 नंबर क्या कह रहा है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है, इसका अर्थ क्या है? पढ़ा हुआ कितना पच गया है, इसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ये है कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, या पढ़े हुए कितना विश्लेषण किया है, या पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, या डी कह रहा है पढ़ा हुआ कितना आपका आत्मसात किया है। तो 58 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पढ़ा हुआ कितना पच गया है। इसका आशय है कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात हो गया है, अर्थात कितना आपको ग्रहण किया गया है। और 59 नंबर कह रहा है कि कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो सेवा है, कारज है, काज है, या काम है। तो कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी काज हो जाएगा। क्या? तो काज हो जाएगा। डी कह रहा है विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। तो विचार में इक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा आपका? 60 नंबर में देखिए ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, या डी बनेगा। तो क्या बनेगा? तो विचारिक बनेगा। क्या? तो आपका विचारिक बनेगा, वैचारिक बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन हिंदी के। तो इसी के साथ आज का टेस्ट जो है वह समाप्त करते हैं। तो चलिए